हेलो, मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र विषय का प्रथम प्रश्न पत्र का जो पहला अध्याय है पुनर्जागरण के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण का जो अर्थ है उसे जानने से पहले हमें जानना आवश्यक है कि पुनर्जागरण क्या है। प्राचीन काल में यूरोप के कुछ देश थे, जैसे रोम है, यूनान ने सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत प्रगति की थी। तो प्रगति का प्रभाव किसी न किसी रूप में तो संपूर्ण यूरोप पर छाया रहा, किंतु ये स्थिति 5वीं शताब्दी तक ही रही। 6वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के काल में, जिसे हम मध्य युग भी कह सकते हैं, यूरोप में बौद्धिक शिथिलता आ गई थी। तो यूरोप में सभ्यता में स्थिरता जो थी वो जड़ता व्याप्त हो गई थी, यानी सभ्य समाज में स्थिरता छा गई थी। संस्कृति की जो प्रगति वो लगभग अवरुद्ध हो गई थी और राजनीतिक दृष्टि से जो स्थितियां हैं वो अराजकता वाली हो गई थी। यानी सभी दृष्टि से यूरोप इस युग में जो है पिछड़ा हुआ था। इसलिए मध्य युग को हम अंधकार युग भी कह सकते हैं। किंतु युग परिवर्तन की धारा जो थी वह अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ती थी, लेकिन अवरुद्ध नहीं होती है। एक युग की समाप्ति के बाद दूसरा युग प्रारंभ होता है और दो युगों के मध्य सदा एक संक्रमण का काल होता है, जिसमें पुरानी मान्यताएं, विचार है, विश्वास है, मूल्य हैं, वो समाप्त हो रही है और उनके स्थान पर नई जो मान्यताएं, विश्वास और मूल्य है वो जन्म ले रहे होते हैं। तो जो नए युग के आगमन का एक तरह से संदेश भी देती है, तो उनका जो पूर्व अभ्यास कराते हैं। तो यूरोप के इतिहास में मध्य युग और आधुनिक युग का एक संगम आया और इसी संक्रमण काल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण युग कहा गया। तो इस युग में मनुष्य का जो मस्तिष्क है मध्यकाल की पकड़ से मुक्त हुआ। तो मध्य युग के अंत में और आधुनिक युग के प्रारंभ में कोई ठीक स्थिति या ठीक तिथि या विभाजक रेखा नहीं बताई जा सकती, किंतु यूरोप में मध्य युग की जो समाप्ति और आधुनिक युग के आगमन का संकेत देने वाली कुछ प्रमुख जो घटनाएं हुई है, पुनर्जागरण, भौगोलिक अनुसंधान, वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिक क्रांति, ईसाई धर्म सुधार आंदोलन। तो इन घटनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि यूरोप में आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से या मध्य से शुरू होता है। अब इसका अर्थ की बात आती है तो मध्य युग और आधुनिक युग के संधि काल में यूरोप में साहित्य, विद्या, विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई और जागृति आई, उसे ही अंग्रेजी भाषा में रेनेसां और हिंदी में उसे पुनर्जागरण या पुनर्जन्म कहते हैं। तो रेनेसां जो शब्द है का जो शब्द है जिसका अर्थ है नया जन्म अथवा पुनर्जन्म, किंतु यहाँ रेनेसां का अर्थ बौद्धिक चेतना और चिंतन शक्ति के पुनर्जन्म से है। इसे यूरोप का एक महान बौद्धिक परिवर्तन कहा जा सकता है। ये रोम और यूनान की सांस्कृतिक देन है, विशेषताओं का नवीन संक्रमण भी इसको कह सकते हैं। तो प्राचीन समय में यूरोप, रोम में अभूतपूर्व जो सांस्कृतिक प्रगति हुई, जो रोमन साम्राज्य के पतन के साथ साथ विलुप्त हो गई और संपूर्ण यूरोप में एक गहन अंधकार छा गया। सदियों तक यूरोपवासी इस अंधकार में डूबे रहे और इस अंधकार युग में से प्राचीन रोम और यूनानी ज्ञान को भूल चुके थे। शिक्षा का प्रसार जो लगभग रुक गया था, बहुत सी स्कूलें बंद भी हो गई। सामंतों ने शिक्षा में कोई रुचि नहीं ली और लोगों के जीवन का धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें स्वतंत्र चिंतन की कोई छूट नहीं थी। धर्मशास्त्रों और पोप पादरियों द्वारा जो कुछ झूठा सच्चा बताया गया उसे ही सच मानना पड़ा। तो विशेषतः विरोध करे थे जिन्होंने किया, उनको
दंड तक दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से मध्य युग के अंतिम में स्थिति परिवर्तन आने लगी और पीढ़ियों से जो निर्विरोध चले आ रहे विचारों को अब लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे। तो पुनर्जागरण जो है इस तरह से मध्यकालीन संस्कृति की उपेक्षा और प्राचीन संस्कृति के प्रति एक तरह से प्रेम था। तो इस प्रकार से ये पुनर्जागरण के संदर्भ में जो विचारधाराएं हैं वो मध्य युग की बात कर रहे हैं। और पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम इसको और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जिसमें पहली विशेषता है कि पुनर्जागरण में स्वतंत्र चिंतन को महत्व दिया गया। मध्य युग में व्यक्ति के चिंतन एवं मनन पर धर्म का कठोर प्रभाव अंकुश था, किंतु इस युग ने लोगों की आलोचना की छूट दी, जिसे क्या नवीन विचारधाराओं ने जन्म लिया और पुरानी विचारधाराओं की आलोचना, कसौटी पर कसना, किसी भी घटना की वैज्ञानिक व्याख्या करना इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसी प्रकार दूसरी जो विशेषता बताई गई थी वह है कि पुनर्जागरण ने मानव को अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्म एवं चर्च के संबंधों से मुक्ति दिलाकर उसके स्वतंत्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार तीसरी जो विशेषता पुनर्जागरण की यह है कि पुनर्जागरण युग की में मानववादी विचारधारा का उदय हुआ। मतलब मध्य युग में चर्च ने लोगों को यह बताया कि इस दुनिया में जन्म लेना ही पाप है और इस पाप से मुक्ति के लिए मनुष्य को तपस्या या निवृत्ति का मार्ग का सहारा लेना चाहिए। या दूसरे शब्दों में कहे तो मध्य युग में मनुष्य को इस जीवन से आनंद उठाने से मना किया गया तथा परलोक को सुधारने पर बल दिया गया। ठीक इसके विपरीत पुनर्जागरण में मनुष्य को इस जीवन का आनंद उठाने और उसे सार्थक बनाने की बात कही गई। तो धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानवता के उद्धार का संदेश इसमें दिया गया। तो पुनर्जागरण ने मनुष्य को इस धरती का एक तरह से सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित किया। इसी प्रकार चौथी विशेषताओं में ये बताया गया कि इसमें जो है देशज भाषाओं का विकास करना भी इसकी विशेषता बताई गई। इसमें पूर्व यूनानी और लैटिन भाषाओं में जो लिखे गए जो ग्रंथ है उनको ही सम्मान दिया जाता था। इसके स्थान पर पुनर्जागरण में देशज भाषाओं के प्रयोग पर भी बल दिया गया। तो लोगों की प्रतिदिन की जो बोलचाल की भाषा है को गरिमा एवं सम्मान प्रदान किया गया। इसका कारण ये था कि ज्ञान का अर्जन व्यक्ति अपनी प्रतिदिन की भाषा में सरलता से कर सकता है और अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर सकता है। इसी के माध्यम से ये अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकता है। इसी प्रकार नंबर 5वीं जो विशेषता बताई गई है पुनर्जागरण की वो ये थी कि इसके अंतर्गत चित्रकला में यथार्थ का चित्रण किया गया इस युग में, यानी वास्तविक सौंदर्य का जो अंकन है इसमें किया गया है, न कि काल्पनिक बातों को इसमें किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया गया। इसी प्रकार नंबर 6 जो विशेषता है वो ये है, इसमें वैज्ञानिकता को महत्व दिया गया और घटनाओं की जो व्याख्या है वह निरीक्षण, अन्वेषण, सत्यापन और परीक्षण के आधार पर की जाने लगी। इस प्रकार से इसमें वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से भी पुनर्जागरण में स्थान दिया जाने लगा। तो इसका परिणाम यह हुआ कि मध्य युग की जो मिथ्या जो विशेष विश्वास थे, अंधविश्वास थे, उसको स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार से पुनर्जागरण के अंतर्गत ये सारी बातें शामिल हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम पुनर्जागरण के कुछ कारण रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।